मैं चाहूंगा कि कैप्टन साहब चूंकि सीनियर हैं, कैप्टन साहब से ही अगर गुफ्तगू का आगाज किया जाए, और इसलिए भी कि कैप्टन साहब से थोड़ी सी अपडेट भी, और फिर थोड़ी सी बातचीत, और उसके बाद रुमान हाशमी साहब से एक ब्रीफ, और फिर हम फदील अहमद साहब से पूरा इसके पीछे की क्या राजनीति है वो क्या कहेंगे। कैप्टन साहब, क्या अपडेट है, थोड़े अपने तौर पे अगर बताएं, क्योंकि आज तो बड़ी खबर यही है जो सीज फायर है, लेकिन ये जो इंटरिम सीज फायर है, ये जो जुज वक्ती जो जंगबंदी है, इसको आप किस तरह देखते हैं, और अपडेट के साथ बताएं कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, पहले तो 67 साल की उम्र में सीनियर बोल के आपने जो हौसला अफजाई की है उसके लिए शुक्रिया। मेरा तो ये मानना है कि सीनियरिटी उम्र से नहीं आती है, ना ही फौज में काम करने से आती है। सीनियरिटी तो तभी आती जब मैं फाजिल साहब जैसा अच्छा बोल पाऊंगा और डॉक्टर रुमान जैसा मीठा मीठा बोल पाऊंगा। बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर, और मेरे ख्याल से इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि नहीं, लेकिन मैं एक मिनट मैं आपको बता दूं, कल एक साहब ने कमेंट लिखा था, मैं वो पढ़ नहीं सका। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतने बड़े ओहदे पर रहे, फोर्स के आदमी हैं, लेकिन मुस्कुराहट उनके हर वक्त चेहरे पे, और इतनी गहरी बात करते हैं, फिर भी चेहरा जो है मुस्कुराता रहता है, गुलाब की तरह खिला रहता है। ये लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो आप समझ लीजिए आपकी जो है। जी कैप्टन साहब। तो बात यह है कि हर फौजी, जो मुझे कभी भी लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आमतौर पे हर फौजी को ट्रेन किया जाता है कि एक दिन उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हम सब चाहते हैं कि हर देश इतना मजबूत हो कि उसको कभी लड़ाई ना लड़नी पड़े। आज की सबसे बड़ी खबर जो है ये मेरे ख्याल से इंसानियत के लिए बड़ी खबर है। 44,000 गजा में लोग मारे गए हैं, 1 लाख से ज्यादा घायल हो गए हैं, 3,800 से ज्यादा लोग लेबनान में मारे गए हैं, 14,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके बीच में जो सीज फायर की खबर आई है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, ये काफी बड़ी प्रोग्रेस है। हम सब जो पैनल में हैं, हम पिछले कुछ दिनों से ऐसा आकलन लगा रहे थे कि शायद ऐसा होगा, हो भी गया। तो मेरे ख्याल से हमें दुनिया के सारे देशों को जिन्होंने इसकी कोशिश की, उसके लिए उनको इस कामयाबी के लिए दाद देनी चाहिए। एक चीज, क्योंकि देखिए काफी जगह पर ऐसे सीजफायर होते रहे हैं, और एक बात हमेशा तुरंत उछाल दी जाती है, कौन हारा कौन जीता, मैं नहीं हारा तू हार रहा था इसीलिए तू सीजफायर के लिए मान गया। अब फिलहाल हमें शायद ऐसी चीजों को उछाल कर कोई फायदा नहीं होगा। सीजफायर हुआ है, इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान पर हमला नहीं करेगा, हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वो भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। अब छोटी सी अड़चन बाकी रहेगी कि हमास का क्या होगा, गजा के लोगों का क्या होगा। उसके लिए अभी सीजफायर की बातें बैकग्राउंड में चल रही हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी अगले 4-5 दिनों में एक और खुशखबरी हम सुनने वाले हैं कि हमास के साथ भी इजराइल की सीजफायर का डिक्लेरेशन हो जाएगा, चाहे इस महीने के आखिरी तक हो या जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाए। पूरा मसला एक छोटी सी बात के लिए अटका हुआ है फिलहाल। बड़ी बड़ी शर्तें छोड़ देते हैं, बहुत छोटी सी एक शर्त है कि इजराइल बोल रहा है कि हम हमास के साथ सीजफायर साइन कर देंगे जैसे ही उसने हमारे 100 बंधकों को छोड़ दिया, और हमास बोल रहा है कि हम भी इनके 100 बंधकों को छोड़ देंगे जैसे ही इजराइल बमबारी बंद कर देगा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बातचीत बहुत एडवांस दौर में है। इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ काफी लोग बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। और इसी तरह से लेबनान में काफी लोग, खासतौर से शिया जो हैं सपोर्टर साउथ लेबनान में, वो भी हिजबुल्लाह के खिलाफ काफी कुछ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्हें भी जो बड़ा पिक्चर है वो देखना चाहिए।
बड़ी पिक्चर यह है कि कोई भी लड़ाई हमेशा के लिए लड़ी नहीं जा सकती। तो अमेरिका, फ्रांस ने थोड़ा दबाव डाला है नेतन्याहू के ऊपर, उनके ऊपर दबाव डालकर उनको 2 कदम 3 कदम पीछे किया है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते-जाते ये कर गया। मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि में उनका थोड़ा डर था जो बाइडेन का कि ऐसा ना हो कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ जाए और वो भी यही करवा दें, तो सारा क्रेडिट जो है हमेशा-हमेशा के लिए हिस्ट्री बुक में चला जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़फायर कराया, जो कि जो बाइडेन नहीं करा पाए। तो जो बाइडेन ने जाते-जाते वही कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को करना था। बाकी इसके बाद मैं दूसरे पैनलिस्ट और आपकी भी बात का कद्र करता हूं। शायद फौजी होने के तहत मैं एक चीज का दावा कर सकता हूं कि कोई भी फौजी कभी नहीं चाहता कि जंग हमेशा के लिए लड़े। कोई भी फौजी हमेशा चाहता है कि जंग हो ही ना, क्योंकि हमें मालूम है कि आज तक कोई फौज ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें कि उसके अपने शहीद ना हुए हों। हम सब फौज ज्वाइन करते हैं, किसी भी देश की फौज हम इसलिए फौज ज्वाइन करते हैं कि हम दुश्मन को बता सकें कि भाई लड़ाई मत कर, क्योंकि हम कमजोर हैं। आज पाकिस्तान हमारा आधा दोस्त है, आधा दुश्मन है। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाब फौज रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि वो हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान बेवजह पाकिस्तान पर हमला ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा करता है उनकी फौज अच्छी है। पाकिस्तान की जो फौज है तब तक खुश है जब तक कि लड़ाई ना हो। आज हिंदुस्तान ने एक कामयाब फौज रखी है। हमने चीन को दिखा दिया गलवान में कि हमारी फौज बहुत ही मजबूत है। हमने चीन को दिखा दिया कि हमारी फौज इतनी मजबूत है कि चीन ने भी समझ लिया कि हिंदुस्तान पर एक ओपन जनरल हमला ना करे। तो दुनिया के सारे देश जो हैं फौज इसलिए मेंटेन करते हैं कि दूसरा साइड जो ओपोनेंट है वो गलतफहमी में आके हमला ना कर ले। मैं बहुत उम्मीद कर रहा था कि 7 अक्टूबर को भी ऐसा ही कुछ होता, कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, उसके बाद इजराइल बड़ी मैच्योरिटी से एक डिसीजन लेता और इजराइल अपने आप ये डिसाइड करता कि वो गजा पर हमास पर हमला नहीं करेगा। वो अगर नेतन्याहू ने 8-9 अक्टूबर को कर दिया होता डिसीजन कि वो गजा पर हमला नहीं करेंगे, हमास पर हमला नहीं करेंगे, तो आज की तारीख में दुनिया उनको हमेशा के लिए सैकड़ों साल तक याद रखती कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट था जो आर्मी का जनरल होने के बावजूद एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, जिसने जंग में हमास को उसके 7 अक्टूबर की जो कार्रवाई थी उसके लिए माफ कर दिया। वजह जो भी हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जब हो रहा है, बहुत जरूरी है कि हम इस पक्ष को या उस पक्ष को ऐसा ना कहें कि वह डर गया इसीलिए सीजफायर के लिए मान गया। इससे हम मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक डिससर्विस कर रहे होंगे। जी।